रतनपुर गांव में आज मुखिया की बेटी प्रीति की शादी थी। सुबह से ही धूमधाम से विवाह की तैयारियां चल रही थी। बारात आने में कुछ ही समय बाकी था। बिल्लू और बिरजू आंखें फाड़ फाड़ कर बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों नशे में थे। बिल्लू नशे में बिरजू से बोलता है, अरे बिरजू भैया, ये बारात मुंबई से आ रही है क्या? आंखें फाड़ फाड़ कर इंतजार करते देख मेरी तो आंखें दुखने आ गई है। हाँ यार बिल्लू, रात होने को आई है। आसमान में काली घटा भी छाई हुई है। मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है। तभी उन दोनों के कानों में मुखिया की आवाज टकराती है। अरे तुम दोनों ये मुंह उठाए कहाँ देख रहे हो निकम्मो? जाओ जाकर सुखिया के यहाँ से दुल्हन की डोली उठाकर जल्दी से लेकर आओ। कैसी बात कर रहे हैं आप मुखिया जी? बारात को आने दीजिए, दूल्हा दुल्हन के साथ फेरे तो हो जाने दीजिए, उसके बाद दुल्हन की डोली उठा लाएंगे। बिल्लू की बात सुनकर मुखिया गुस्सा हो जाता है। ओहो, तुम दोनों ने क्या अभी से चढ़ा रखी है? अरे बारात को आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। क्या बारात आ गई? लेकिन हमें तो बैंड बाजे की आवाज तक नहीं आई। मैंने तुम दोनों से मना किया था कि आज के दिन शराब नहीं पीना। बारात आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और फेरे भी हो चुके हैं। तुम दोनों पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। जाओ जाकर जल्दी से सुखिया के घर से डोली उठा कर लाओ। इतना कहकर मुखिया नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। चलो बिरजू भैया, सुखिया के घर से दुल्हन की डोली उठा कर लाएं। लगता है मुखिया जी सही कह रहे थे, दारू का नशा हम दोनों पर कुछ ज्यादा ही हावी हो गया। इतना कहकर वो दोनों नशे में खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और सुखिया के घर की ओर चल देते हैं। सुखिया का घर गांव से थोड़ी दूर खेतों की तरफ था। वो दोनों सुखिया के घर पहुंचकर खाली डोली लेकर आ ही रहे होते हैं कि आधे रास्ते से अचानक हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लगती है और जोर जोर से बिजली चमकने लगती है। बिल्लू बिरजू से बोलता है, अरे बिरजू भाई, इस बारिश ने तो सारा नशा ही उतार दिया। सही कहा यार, इस बारिश ने तो नशा ही उतार दिया। लेकिन बिल्लू, चिंता की कोई बात नहीं। मेरी जेब में अभी भी छोटी सी बोतल रखी हुई है। क्यों ना इस पेड़ के नीचे आराम से पहले पी ली जाए। ये तो बहुत ही बढ़िया बात कही है तुमने बिरजू भाई। तालाब के किनारे हल्की फुल्की बूंदा बूंदी में रात के सन्नाटे में तो पीने का मजा ही कुछ और आ जाएगा। पार्टी हो जाएगी। इतना कहकर वो दोनों पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीने लगते हैं। मगर वो दोनों नहीं जानते थे कि पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। वो इन दोनों की बातें सुन रही थी। दुल्हन की डोली देखकर पहले तो चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है, फिर एक चमक आ जाती है। वो हंसते हुए बोलती है, अरे वाह, ये तो दुल्हन की डोली है। इसका मतलब ये है कि गांव में कोई बारात आई है और मुझे मालूम नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब गांव में खूब अच्छे अच्छे पकवान बने होंगे। मजा आ जाएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल डोली के अंदर बैठ जाती है। बिल्लू और बिरजू शराब पीकर डोली लेकर फिर से मुखिया के घर की ओर चल देते हैं। उन्हें डोली का वजन भारी तो लगता है, लेकिन दोनों सोचते हैं कि शायद शराब का नशा उनके ऊपर कुछ ज्यादा हावी हो गया है। कुछ ही देर में वो दुल्हन की डोली मुखिया के घर तक पहुंचा देते हैं। चुड़ैल जब वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान देखती है, पकवान देखकर चुड़ैल अपने आप को रोक नहीं पाती और बोलती है, अरे वाह, समोसे भी है, कचौड़ी भी है और मेरी फेवरेट दाल मखनी भी है। इतना कहकर चुड़ैल एक सुंदर स्त्री का रूप बदल लेती है और सबकी नजरों से बचकर खाने पर टूट पड़ती है और बहुत सारा खाना खा जाती है, मानो कि वो कई महीनों से भूखी हो। चुड़ैल का पेट भर जाता है। वो पेट पर हाथ रखकर बोलती है, अरे मैंने तो कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया, चलो अब आराम किया जाए। इतना कहकर चुड़ैल का रूप लेकर सबकी नजरों से बचकर फिर से दुल्हन की डोली के अंदर जाकर बैठकर सो जाती है। बिल्लू और बिरजू बैठे हुए होते हैं कि मुखिया उनके पास फिर आता है। सुनो तुम दोनों, तुम्हें डोली को दूल्हे के गांव तक ले जाना होगा। लड़के वालों की तरफ से जो डोली उठाने आए थे, बहुत ज्यादा खाने पीने की वजह से उनका पेट खराब हो गया है। दुल्हन यानी प्रीति को डोली के अंदर बिठा दिया जाता है। प्रीति को चुड़ैल दिखाई नहीं देती। प्रीति की डोली में आंख लग जाती है और वो सो जाती है। बिल्लू और बिरजू रात के अंधेरे में बारिश के बीच डोली लेकर निकल पड़ते हैं। अचानक रास्ते में चुड़ैल के पेट में गड़गड़ होने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उसे बहुत जोरों से शौच आई हुई होती है। वो बोलती है, अरे ज्यादा खाने की वजह से लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। लग रहा है मेरी शौच यही निकल जाएगी। चलो कोई बात नहीं, यही शौच कर लेती हूँ। चुड़ैल डोली के अंदर बैठकर शौच करने लगती है। चुड़ैल की गैस पास की आवाज जोर जोर से आने लगती है
और साथ ही में भयंकर बदबू भी डोली के अंदर आने लगती है। चुड़ैल की गैस पास की आवाज सुनकर बिल्लू नशे में बिरजू से बोलता है, अरे बिरजू भाई, क्या सड़ी हुई मूली खाकर आए हो जो इतनी भयंकर बदबू के साथ दूर दूर गैस के गोले छोड़ रहे हो? अरे पागल हो गया है क्या? गैस के गोले खुद छोड़ रहा है और बोल मुझसे रहा है। अरे नहीं बिरजू भाई, मैं भला गैस क्यों छोड़ूंगा? बिल्लू ने इतना ही कहा था कि डोली के अंदर से भयानक बदबू फूटने लगती है। डोली के अंदर से भयानक बदबू आती हुई बिल्लू बिरजू से बोलता है, बिरजू भाई, मुझे लगता है कि दुल्हन को शौच आई है और बेचारी शर्म के मारे वो कह नहीं पा रही है। ऐसा करते हैं, डोली रखकर दुल्हन से पूछ लेते हैं। अरे पागल हो गया है क्या? हाँ, ऐसा करने की सोचना भी नहीं। देख नहीं रहा बारिश हो रही है और चारों तरफ जंगल है, हम खतरा नहीं उठा सकते। इधर डोली के अंदर भयंकर बदबू से प्रीति की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि सामने एक चुड़ैल बैठी हुई थी और डोली के अंदर भयंकर बदबू के साथ बहुत सारी शौच पड़ी हुई थी। प्रीति चुड़ैल को देखकर डर जाती है। मैंने शादी में कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसीलिए शायद मेरा पेट खराब हो गया। वो क्या है ना कि अच्छे खाने को देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। मालूम होता है कि किसी मुखिया के घर की शादी थी। प्रीति डरते हुए बोलती है, मैं मुखिया जी की बेटी हूँ। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है और वो उसी वक्त गुस्से से प्रीति को मार देती है। दुल्हन की चीख सुनकर बिरजू और बिल्लू घबराकर डोली रख देते हैं। वो दोनों जैसे ही डोली के अंदर देखते हैं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। डोली के अंदर प्रीति की लाश पड़ी हुई थी और चुड़ैल बैठी हुई बिरजू और बिल्लू को गुस्से से देख रही थी। चुड़ैल डोली से बाहर निकल आती है। अरे बिरजू भाई, इसका मतलब ये चुड़ैल ही गैस के गोले छोड़ गई थी। बिरजू भाई, इसने तो मुखिया की बेटी प्रीति को मार डाला। अबे बेवकूफ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि इसने मुखिया की बेटी को मार डाला। अरे ये सोच, कहीं ये हमें भी ना मार डाले। बिरजू चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, हमें यहाँ से जाने दो चुड़ैल जी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें जरूर जाने देती, लेकिन तुम दोनों मुखिया के आदमी हो। मुझे नहीं पता था कि वो शादी मुखिया की बेटी की थी, नहीं तो मैं उसी वक्त सबको जान से मार देती। इतना कहकर चुड़ैल बिरजू और बिल्लू को भी मार देती है। अगले दिन उन तीनों की लाश जंगल में मिलती है। रतनपुर गांव में हाहाकार मच जाता है। उस दिन के बाद गांव में किसी के यहाँ भी शादी होती तो चुड़ैल डोली के अंदर घुस जाती और दुल्हन को मार डालती और डोली के अंदर शौच करके भाग जाती। गांव वाले इन घटनाओं से परेशान हो चुके थे। गांव के मुखिया ने एक तांत्रिक मंत्रा को बुलाया और बोला, सबसे पहले तो उस चुड़ैल ने मेरी बेटी को अपना शिकार बनाया। चिंता मत कर मुखिया, मंत्रा की शक्ति से आज तक कोई भी चुड़ैल नहीं बच सकी। इतना कहकर मंत्रा ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो चुड़ैल मंत्रा के सामने आकर खड़ी हो गई। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मंत्रा को धमकी दे? अरे तू मंत्रा हो या तंत्रा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी तरह से बता, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? गांव की लड़कियों को क्यों मार रही है तू? बता, क्या बिगाड़ा था उन लड़कियों ने तेरा? मेरा नाम सुमन है। कुछ वक्त पहले मैं राकेश नाम के लड़के से प्यार करती थी, मगर वो मेरी जाति का नहीं था। इस मुखिया ने इन गांव वालों के साथ मिलकर उसे जान से मार दिया। मैं राकेश के बगैर जी नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने एक नीम के पेड़ के पास आत्महत्या कर ली और चुड़ैल बन गई। जब मुझे पता चला कि मुखिया की बेटी की शादी है तो मैंने उसे मार दिया। तेरा बदला पूरा हो गया, मगर तू सब गांव वालों को क्यों मार रही है? क्योंकि इन सब गांव वालों ने मुखिया का साथ दिया था। मैं किसी की भी डोली नहीं उठने दूंगी। तूने मुखिया की बेटी को मार दिया। मुखिया के लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं है। बाकी इन सब में गांव की लड़कियों का क्या कसूर था? तुझमें और गांव वालों में क्या फर्क रह गया? मंत्रा की बात चुड़ैल को समझ में आ जाती है। ठीक है, मेरी अस्थियां गांव के घने बरगद के पेड़ के पास अभी भी पड़ी हुई हैं। उनका अंतिम संस्कार कर दो, मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। गांव वालों ने मिलकर बरगद के पेड़ के पास चुड़ैल की अस्थियां ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सोनापुर गांव सुंदर पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसा हुआ था। अक्सर साधु सोनापुर गांव के जंगल में तप करने के लिए जाते रहते थे, लेकिन सोनापुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल सोनापुर गांव के लोगों को बहुत तंग करती थी। वो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती थी।
एक दिन एक साधु आता है जो सोनापुर गांव के जंगल में तपस्या करने के लिए बैठ जाता है। वो साधु तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगता है। हिम भीम चंपा, पानी दे गंगा, सब बच्चों की नानी, खत्म हुई कहानी। लेकिन साधु जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर वही चुड़ैल बैठी हुई उसे देख रही थी। अचानक वो चुड़ैल पेड़ के नीचे आकर साधु को धक्का देकर तपस्या भंग कर देती है और हंसने लगती है। साधु क्रोध में आ जाता है और चुड़ैल की ओर देखकर गुस्से से बोलता है, कौन है तू? आंखों से अंधा है क्या रे साधु? दिखाई नहीं देता कि मैं एक चुड़ैल हूँ? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी तपस्या भंग करने की? तू मेरी शक्तियों को जानती नहीं चुड़ैल। जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे पाखंडी साधु। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ के नीचे तपस्या करने की? ये पेड़ तेरे बाप की नहीं है चुड़ैल। मैंने तेरे बारे में गांव वालों से सुन रखा था। तूने सोनापुर गांव के लोगों का जीना हराम कर रखा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तेरा हमेशा पेट खराब रहेगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। साधु के वहाँ से जाते ही चुड़ैल के पेट में गड़गड़ होने लगती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इसे पाखंडी साधु समझ रही थी, ये तो पहुंचा हुआ साधु निकला। मेरे पेट में गड़गड़ हो रही है। मुझे तो बहुत तेजी से शौच आ रही है। इतना कहकर चुड़ैल भागती हुई खेतों में शौच करने के लिए चली जाती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल का पेट खराब रहने लगता है। वो जब कभी भी अपने शिकार के लिए जंगल से निकलती, उसके पेट में गड़गड़ होने लगती। एक दिन की बात है, सोनापुर गांव के राका और बल्लू उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। रास्ते में बल्लू राका से बोलता है, राका भाई, यहाँ से जल्दी जल्दी चलो। ये उसी चुड़ैल का इलाका है जो हमारे गांव के लोगों को मारकर खून पी जाती है। पागल हो गया है क्या बल्लू? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। अरे राका भाई, आप गांव में कम शहर में ज्यादा रहते हो, इसलिए आपको इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अबे ये चुड़ैलें केवल फिल्मों में होती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बात याद रखना राका भाई, जिस दिन तुम्हारे सामने चुड़ैल आ गई ना, उस दिन तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? ये अरे मेरी पत्नी ने शहर से हगीज के पैकेट मंगवाए थे, ये वही है। हैं? हगीज के पैकेट? अरे लेकिन तुम्हारा लड़का तो पूरे 6 साल का हो गया है, मुस्टंडा कहीं का अभी भी हगीज पहनता है। अब चुप कर, हम शहर के लोग मॉडर्न होते हैं, तू गांव का गवार क्या समझेगा? बड़े मॉडर्न बने फिरते हो, ये क्यों नहीं कहते कि तुम शहर के लोगों के बच्चों की पैंट में ही निकल जाती है। बल्लू और राका यही बातें करते हुए चले जा रहे थे। अचानक चुड़ैल बल्लू और राका के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर राका की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो हकलाते हुए बोलता है, चुड़ैल, अरे बल्लू भाई, तुम सही कह रहे थे, यहाँ तो वास्तव में एक चुड़ैल रहती है। अरे मैं तुमसे इतनी देर से बोल रहा था राका भाई कि यहाँ से जल्दी चलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो, हम दोनों मारे जाएंगे। राका चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। चुड़ैल राका को देखकर गुस्से से बोलती है, बहुत दिनों बाद मुझे इंसानी मांस खाने को और खून पीने को मिलेगा। पेट खराब होने की वजह से मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। जंगल की जड़ी बूटी खाकर मैं तंग आ चुकी हूँ, मगर मेरा पेट है जो सही होने का नाम ही नहीं लेता। इतना कहकर चुड़ैल राका को मारने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर राका के हाथ में हगीज के पैकेट पर पड़ती है। चुड़ैल राका के हाथ से वो हगीज का पैकेट छीनकर बोलती है, ये क्या है? चुड़ैल जी, ये हगीज है। राका चुड़ैल को हगीज के पैकेट और इस्तेमाल के बारे में सब बता देता है। ये तो तूने मुझे बड़े काम की चीज दी है। जा, अब तुझे नहीं खाऊंगी, लेकिन तेरे इस दोस्त को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से भूखी रहकर मैं कमजोर हो गई हूँ। इतना कहकर चुड़ैल बल्लू को पकड़ लेती है और उसे मारकर उसका खून पी जाती है। राका डरते हुए चीखते चिल्लाते वहाँ से भाग जाता है। बल्लू का मांस पेट भर के खाने के बाद चुड़ैल के पेट में फिर से गड़गड़ होने लगती है। वो तुरंत हगीज निकालकर पहन लेती है। इधर राका भागता हुआ सोनापुर गांव में चला जाता है और चीखने और चिल्लाने लगता है, अरे गांव वालों, अरे देखो, उस चुड़ैल ने मेरे दोस्त बल्लू को मार दिया। अरे गांव के निठल्लो निकम्मो, अपने घरों से बाहर निकलो। राका की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। गांव का मुखिया राका से बोलता है, क्या हुआ रे राका? क्यों कुत्ते की तरह रात में भौंक रहा है? इतनी देर से हलक फाड़ कर चिल्लाए जा रहा है। राका ने सारी घटना मुखिया को बता दी। मुखिया गुस्से से राका से बोलता है,
एक तो तू अपने दोस्त को अकेला मरने के लिए छोड़ आया और ऊपर से गांव वालों को निठल्ला और निकम्मा बोल रहा है। अरे तो तुम क्या चाहते थे मुखिया जी, कि मैं भी उस चुड़ैल का शिकार बन जाता? अरे मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। अरे तो बीवी बच्चों वाला आदमी है तो क्या अपने दोस्त को अकेला छोड़कर भाग जाएगा? मुखिया की बात सुनकर गांव के एक बुजुर्ग ने मुखिया से कहा, रका ने बहुत बड़ी गलती कर दी उस चुड़ैल को हगीज का पैकेट देकर। तुम देखना वो चुड़ैल गांव के अंदर आकर पहले की तरह ही सबको जान से मार देगी। बुजुर्ग ने इतना कहा ही था कि चुड़ैल की वहाँ पर डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है। सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी सब देखते हैं कि चुड़ैल गांव की ओर ही चलकर आ रही होती है। अरे भागो रे भागो, गांव वालों सब अपनी जान बचाकर भागो। मुखिया के इतना कहते ही सभी गांव वाले डर से अपने अपने घरों में चले जाते हैं। गांव में सन्नाटा देखकर चुड़ैल हंसती हुई बोलती है, अरे गांव वालों घबराओ मत, आज मैं किसी को नहीं मारूंगी। आज मैं अपना खाना खा कर आई हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं कल से यहाँ पर आऊंगी। अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पास हगीज है। कल से मैं रोज हमेशा की तरह इस गांव में अपना शिकार पकड़कर ले जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उस रात के बाद चुड़ैल रोज गांव और गांव के किसी भी व्यक्ति को पकड़कर ले जाकर मार देती। एक दिन गांव वाले सभी लोग चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय सोच रहे थे कि तभी वहाँ से वो साधु गुजर रहा होता है। गांव के लोगों का लटका हुआ मुंह देखकर वो साधु गांव के मुखिया से पूछता है, क्या हुआ रे मुखिया, ये सब लोग मुंह क्यों लटकाए बैठे हैं? क्या गांव की लड़की किसी शहर वाले के साथ भाग गई है? आपको मजाक सूझ रहा है साधु महाराज? यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है। क्या हुआ? एक चुड़ैल के आतंक से हम सभी लोग परेशान थे, मगर हमने सुना कि किसी साधु ने उस चुड़ैल को श्राप दिया कि उसका पेट हमेशा खराब रहेगा। उस दिन के बाद से चुड़ैल ने इस गांव में आना छोड़ दिया, मगर हमारे गांव का एक बेवकूफ उस चुड़ैल को हगीज का पैकेट दे आया। अब वो चुड़ैल हगीज पहनकर रोज रात में हमारे गांव आती है और किसी भी व्यक्ति को उठाकर ले जाकर मारकर उसका खून पी जाती है। वो साधु मैं ही हूँ मुखिया। क्या वो साधु आप ही हैं? साधु महाराज, अब आप ही हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ सब लोग जंगल की ओर। साधु के साथ सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि चुड़ैल हाथ में हगीज का पैकेट पकड़े हुए थी और हगीज पहन रही थी और खुद से बातें कर रही थी। अरे इसमें तो अब एक ही हगीज बची है, ये भी खत्म हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी? इतना तो मैं समझ गई हूँ कि ये हगीज शहर में मिलती है। कोई बात नहीं, मैं शहर से ही हगीज के पैकेट ले आया करूंगी। तभी चुड़ैल के सामने वो साधु आ जाता है। उस साधु को देखकर चुड़ैल आग बबूला हो जाती है। तू तो वही साधु है जिसने मुझे श्राप दिया था। तेरी वजह से मुझे कितने दिन भूखा रहना पड़ा, मगर देख अब मेरे पास हगीज है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरी बातें सुन रहा था बेवकूफ चुड़ैल। तेरे पास एक ही हगीज बची है, यह भी खत्म हो जाएगी तो तू शहर के लोगों को अपना शिकार बनाएगी। अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार साधु है। तेरा वक्त खत्म हो गया है चुड़ैल। उस वक्त मैंने तुझे श्राप दिया था कि तेरा पेट खराब हो जाए, लेकिन अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी और इसी वक्त जलकर भस्म हो जाए। साधु के इतना बोलते ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। वो साधु से बहुत मिन्नतें करती है, मगर साधु नहीं मानता। कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।